सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 6.0 के अंदर, जहां पर आज हम लोग खत्म करने वाले हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को, यानी हम जेनेटिक्स का आधा पोर्शन आज समाप्त कर रहे होंगे। और उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसको बहुत गहराई से समझें, हम अलग अलग जेनेटिक डिजीजेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। तो दोस्तों, जेनेटिक डिजीजेस दो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। पहली मेंडेलियन डिजीजेस और दूसरी क्रोमोसोमल डिजीजेस। अब इनमें से कुछ बीमारियों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि जब मैंने आपको प्लियोट्रॉपी टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने आपसे फिनाइल कीटोन्यूरिया का बहुत डिटेल में जिक्र किया था। आपके नोट्स में वो सारी चीजें बकायदा लिखी हुई भी होंगी। मैं आपको म्यूटेशन वाले टॉपिक के अंदर सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी बता चुका हूं, जिसको हम लोग थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहे होंगे। यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है, और कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो आपके लिए हो सकता है नई हो, उनको आपको अच्छे तरीके से समझना है। आपको सबसे पहले यह देखना है कि ये जो बीमारी हो रही है इसके पीछे की वजह क्या है, और ये बीमारी किस टाइप की है। क्या ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्या ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्या ये एक ऑटोसोमल डिजीज है, क्या ये एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है, क्या ये एक डोमिनेंट डिजीज है, क्या ये एक रिसेसिव डिजीज है, क्या ये एन्यूप्लॉइडी के कारण होती है, क्या ये पॉलीप्लॉइडी के कारण होती है। ये सारी चीजें अगर आप समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी डिजीज में होगी ही नहीं, बिकॉज दिस इज अ हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। बहुत प्यारा टॉपिक है, और सबसे अच्छी बात कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यहीं पर याद कर लेते हैं इन द लेक्चर इटसेल्फ, सारे क्वेश्चंस आपसे नीट में बन रहे होंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो, वो आपसे बन रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। आराम से प्यार से ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू पेडिग्री एनालिसिस। तो अब आपके लिए चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि ये जो जेनेटिक डिजीजेस हैं, यानी ये जो बीमारियां हैं रिलेटेड टू जेनेटिक मटेरियल, ये दो प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले ये जो बीमारी है ये किस टाइप की हो सकती है, ये हो सकती है आपकी मेंडेलियन डिजीज। ये हो सकती है आपकी मेंडेलियन डिजीज। और दूसरी जो आपकी कैटेगरी हो सकती है ये हो सकती है क्रोमोसोमल डिजीज। अब एनसीईआरटी में ये जो दोनों चीजें हैं ये काफी दूर दूर दी हुई हैं, लेकिन हम इनको कंसोलिडेट करके एक ही स्लाइड पर लिख रहे होंगे, और इनका सारा इंपॉर्टेंट डेटा एक ही साथ हम लोग नोट कर रहे होंगे। भाई, मेंडेलियन डिजीज और क्रोमोसोमल डिजीज, नाम से ही बात समझ में आ रही है। क्रोमोसोमल डिजीज मतलब क्रोमोसोम में गड़बड़ हो गई है। या तो किसी इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम ज्यादा चला गया है, या दो क्रोमोसोम ज्यादा चले गए हैं, या एक क्रोमोसोम कम चला गया है, या दो क्रोमोसोम कम चले गए हैं, या पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा चला गया है, जैसा कि हमने पॉलीप्लॉइडी में पढ़ा था। अगर आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर याद है तो भाई समझ लीजिए, एक सेल है, उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हुई, आपका जेनेटिक मटेरियल तो डबल हो गया, लेकिन सेल डिवीजन नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो क्या इस सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। अगर इस सेल में पहले दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, डिप्लॉयड ये सेल था, तो क्या अब ये सेल टेट्राप्लॉयड बन चुका है? चार सेट ऑफ क्रोमोसोम हो चुके हैं? सर, हो चुके हैं। यानी जब कैरियोकाइनेसिस हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो पाए, तब आपको पॉलीप्लॉयड स्टेट देखने को मिलती है। पॉली का मतलब बहुत सारे, प्लॉइड मतलब सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यह भी आपके क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो गई। यानी क्रोमोसोम किसी इंडिविजुअल में एक्स्ट्रा जा रहा है या कम जा रहा है, या इनकी अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, किसी क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट टूट गया है, क्रोमोसोम का पूरा सेट बढ़ गया है। ऑल दीज थिंग्स आर अंडर क्रोमोसोमल डिजीज। इन सभी वजहों की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उसको हम क्रोमोसोमल डिजीज नाम की इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। दूसरा है मेंडेलियन डिजीज। मेंडेलियन डिजीज मतलब मेंडल साहब से रिलेटेड है। यानी मेंडल साहब ने हमें जो रूल्स दिए थे, जो मेंडल साहब के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे, उनको ये बीमारियां फॉलो करती हुई चलती हैं। यानी हमने जो पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा लास्ट लेक्चर में,
उस पेडिग्री से आप मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं। ये आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक पार्ट होगा। तो यहां पे आपका म्यूटेशन हो जाती है सिंगल जीन में, सिर्फ एक जीन है जिसमें आपकी म्यूटेशन होगी, जिस वजह से उस जीन का फंक्शन हैम्पर हो जाएगा और ये बीमारियां आपकी अगली जनरेशन्स में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो इनको आप लोग पेडिग्री से ट्रैक भी कर सकते हैं। दीज आर मेंडेलियन डिजीजेस। और क्योंकि पेडिग्री से ट्रैक हो सकती हैं, तो जो सेम चार्ट हमने पेडिग्री में बनाया था कि बीमारियां आपकी सेक्स लिंक्ड भी हो सकती हैं, ऑटोसोमल भी हो सकती हैं, ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकती हैं, सेक्स लिंक्ड में भी आपकी डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकती है, वो सेम चार्ट आपका यहां पर भी बन जाएगा। करेक्ट। तो मेंडेलियन डिजीजेस किस वजह से होती हैं? दे अकर ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन। कोई जीन है जिसमें म्यूटेशन की वजह से ये पंगा हो रहा है, इसको मेंडेलियन डिजीज कह सकते हैं। एंड ये जो डिजीजेस हैं दे कैन बी ट्रैक्ड बाय पेडिग्री एनालिसिस, जो हम पढ़ चुके हैं। दीज डिजीजेस कैन बी ट्रैक्ड बाय पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से आप इन बीमारियों की इनहेरिटेंस किस प्रकार से हो रही है, किस जनरेशन से अगली जनरेशन में बीमारी आ रही है, वो भी ट्रैक कर सकते हो। जबकि ये वाली जो बीमारियां हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये किस वजह से होती हैं? दे अकर या दीज अकर ड्यू टू डिलीशन और एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम्स और देयर एबनॉर्मल अरेंजमेंट। एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम अगर बढ़ रहा है या कम हो रहे हैं या उनकी अरेंजमेंट एबनॉर्मल है, तो इससे आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और ये जो आपके डिसऑर्डर्स हैं ये भी फिर आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला, अगर आपका एक या दो क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, यानी पूरा का पूरा सेट नहीं बढ़ रहा, सिर्फ कुछ चुनिंदा क्रोमोसोम है जो आपके बढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। इसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। और अगर पूरा सेट बढ़ रहा है, पूरा सेट ही मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब ही होता है मैनी, यानी बहुत सारे। तो यहां पर आपके बहुत सारे जो सेट हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। भैया ये क्या हो जाता है बीच बीच में? ट्रैक क्यों नहीं हो पा रहा? आई कोई बात नहीं, इसको यहीं रहने देते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी क्या है अगर आप लिखना चाहो? इंक्रीज और डिक्रीज इन वन और मोर क्रोमोसोम्स ड्यू टू फेलियर of separation of chromatids during cell division. क्या हो गया भैया यहां पर? भाई आपका ये क्रोमोसोम है, कंप्लीट क्रोमोसोम। इसमें दो क्रोमेटिड्स होती हैं, एक ये वाली क्रोमेटिड ये पूरा, और एक ये वाली क्रोमेटिड ये पूरा। ये दो क्रोमेटिड साथ में जुड़ी हुई हैं, तो इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। अब आपको पता है, बोले चूड़िया पे डांस कर लेते हैं भैया थोड़ा। अब आपके ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है अपोजिट पोल पर जाती हैं एनाफेज में। ड्यूरिंग सेल डिवीजन एनाफेज में ये जो
आपकी क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट होती हैं। इनके बीच का जो सेंट्रोमेयर होता है जो इन्हें अटैच करके रखता है वो आधा आधा फट जाता है और ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है और डॉटर सेल्स में चली जाती है और एक और क्रोमेटिड फिर ये सिंथेसाइज कर सकती हैं, यानी एक नया क्रोमोसोम बन सकता है। अब समझ लीजिए एक ह्यूमन है एंड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन उसके सारे क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। क्रोमोसोम नंबर 1 की दोनों क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमोसोम नंबर 2 की दोनों क्रोमेटिड सेपरेट, 3 की सेपरेट, 4 की सेपरेट, 10 की सेपरेट, 15 की सेपरेट, 21 जो क्रोमोसोम है उसकी क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाई, किसी वजह से पास पास चिपकी रह गई। तो एक गैमीट में दोनों साथ चले जाएंगे, यानी हमारे गैमीट में कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे? 23। हमारे नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 एक गैमेट में जाएंगे, 23 एक गैमेट में जाएंगे, पर यहां पर 2 क्रोमोसोम चिपक के आ गए, यानी यहां कितने हो गए? 24 क्रोमोसोम्स। अब समझ लीजिए ये गैमीट जो है 24 क्रोमोसोम वाला, ये किसी नॉर्मल दूसरे गैमीट के साथ फ्यूज करता है जिसमें 23 क्रोमोसोम है, तो बच्चे के अंदर तो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो गए ना। तो एक क्रोमोसोम आपका नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि आपके ये जो क्रोमोसोम्स थे टाइमली सेपरेट नहीं हुए, और सिंस ये टाइमली सेपरेट नहीं हुए तो ये दोनों तो आपके चले गए एक गैमीट में। दूसरा जो गैमीट है उसमें एक क्रोमोसोम कम भी तो गया है। हमारे पास 46 क्रोमोसोम थे, मैंने बताया एक गैमीट में 23 क्रोमोसोम जाने चाहिए थे, लेकिन नॉन डिसजंक्शन की वजह से, ये चिपके रहने की वजह से 7 चले गए एक गैमीट में, यानी एक गैमीट में एक क्रोमोसोम ज्यादा चला गया तो यहां 24 क्रोमोसोम हो गए, तो दूसरे में एक कम भी तो जाएगा, 22 क्रोमोसोम भी तो होंगे। तो अगर ये 22 क्रोमोसोम्स वाला किसी नॉर्मल गैमीट के साथ फ्यूज करता है तो अल्टीमेटली वो जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स होंगे, उसमें एक क्रोमोसोम अवेलेबल ही नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट? तो इसी प्रकार से आपके क्रोमोसोम जो हैं ये ज्यादा नंबर में भी जा सकते हैं अगली जनरेशन में, और ये कम नंबर में भी जा सकते हैं, इसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अगर कंप्लीट सेट ही बढ़ जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। अगर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। पॉली मतलब मैनी। तो हियर कंप्लीट set of chromosomes increases। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुई ही नहीं, बिकॉज साइटोकाइनेसिस डू नॉट फॉलो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस करेक्ट है, साइटोकाइनेसिस डू नॉट फॉलो कैरियोकाइनेसिस, इसीलिए गड़बड़ यहां पर हो गई है। तो आपका 1-2 क्रोमोसोम भी बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, या आपका पूरा का पूरा सेट भी बढ़ सकता है या कम हो सकता है। यहां पर आप कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए एन्यूप्लॉइडी के। अगर आप यहां पर कुछ एग्जांपल ले लें तो इट कैन बी मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब आपका कोई भी क्रोमोसोम जो आपके डिप्लॉयड सेल में है यह आपके 2 होने चाहिए, यानी एक पेयर बनना चाहिए। हम लोग कहते हैं हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हर सेल के अंदर, हर डिप्लॉयड सेल के अंदर। यहां पर मोनोसोमी है, यानी सिर्फ एक क्रोमोसोम है 2 की जगह, यानी यहां पर क्या हो गया भैया कंडीशन? यहां पर कंडीशन हो गई आपकी 2n-1। यहां पर एक क्रोमोसोम नॉर्मल से कम है आपकी बॉडी में, आपके सेल में, यानी यहां 45 क्रोमोसोम ही हो पाएंगे। अगर आप यहां पर देखें मोनोसोमी के बाद तो क्या हो सकता है? नल्लीसोमी। नल्लीसोमी, नल्ली का मतलब क्या होता है? नल्ली का मतलब होता है नल, यानी 0। तो अगर 0 है तो कोई एक क्रोमोसोम का पेयर जो है वो गायब ही हो गया है, तो आपका 2n-2 हो जाएगा। यहां पर 46 में से आप 2 माइनस करेंगे, सिर्फ 44 आपको क्रोमोसोम मिलेंगे यहां पर। अगर आप देखें तो ट्राइसोमी भी हो सकती है, यानी 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, है ना? हर पेयर में 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, यहां पर 3 है, यानी कि एक क्रोमोसोम आपका नॉर्मल अमाउंट से बढ़ा हुआ है, तो ये आपका ट्राइसोमी हो जाती है। जबकि
टेट्रासोमी में क्या है आपका, यहां पर 2 होने चाहिए क्रोमोसोम्स एक पेयर में, यहां पर आपके 4 हो जाएंगे, तो 2n+2 यहां पर हो जाएंगे, ये बात आपकी हो जाएगी। 2 क्रोमोसोम्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे केसेस जहां पर एक आधा क्रोमोसोम कम है या ज्यादा है, दीज आर बेसिकली योर एग्जांपल्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी। और पूरा का पूरा सेट अगर भर जाता है तो इसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। एक ऐसा केमिकल जो इस पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है उसका नाम है कॉल्चिसिन, इंड्यूस्ड बाय कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन नाम का एक केमिकल है जो इस पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कर सकता है, पॉलीप्लॉइडी बढ़ा सकता है, यानी ये आपका साइटोकाइनेसिस नहीं होने देता कैरियोकाइनेसिस के बाद। ठीक है, तो आपका कॉल्चिसिन जो है ये किससे मिलता है, कौन से प्लांट से मिलता है, कॉल्चिकम ऑटमनेल से। जिसने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि पहले हमारे सिलेबस में मॉर्फोलॉजी के अंदर एक फैमिली थी कॉल्ड लिलिएसी। उस फैमिली लिलिएसी का मेंबर है आपका कॉल्चिसिन, जिससे कॉल्चिकम नाम का केमिकल मिलता है जो कि पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कराता है। और ये बहुत नॉर्मल चीज है प्लांट में। प्लांट में अगर पॉलीप्लॉइडी हो जाती है तो यूजुअली जो बच्चा है उसकी जो जनरेशन है उसकी सर्वाइवल पर कोई थ्रेट नहीं आता, वो सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। फॉर एग्जांपल जो व्हीट हम खाते हैं, जो गेहूं हम खाते हैं, दैट इज हेक्साप्लॉइड। अब नॉर्मल केस तो डिप्लॉइड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लेकिन हम 6n 2n की जगह 6n व्हीट कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर भी व्हीट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके सर्वाइवल पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप डिप्लॉइड की जगह टेट्राप्लॉइड हो गए तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो आपकी कंडीशन है, दिस इज वेरी कॉमन इन प्लांट्स, दिस इज वेरी कॉमन इन प्लांट्स। एनिमल्स में उतनी कॉमन नहीं है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये जो कंडीशन है ये सुपर कॉमन है। अब अगर आप मेंडेलियन डिजीजेस को देखें तो जैसा हमने आपको पहले ही बता रखा था कि ये मेंडेलियन डिजीजेस जो हैं ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, है ना। ये आपकी ऑटोसोमल भी हो सकती हैं, यानी ये ऑटोसोम में प्रॉब्लम की वजह से हो सकती हैं, या ये सेक्स लिंक्ड भी हो सकती हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम में दिक्कत की वजहों से भी हो सकती हैं। अगर आप ऑटोसोमल की बात करें तो यहां पर भी आपके 2 अलग अलग केसेस आ जाएंगे भैया, जो हमने पेडिग्री में बनाए थे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और इसकी एक पेडिग्री भी देखी थी हमने। ऑटोसोमल डोमिनेंट की क्या देखी थी भैया, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। और सेक्स लिंक्ड में भी आपके आ जाएंगे भैया आपका डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव, ये आपको देखने को मिलता है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। ये है आपका डोमिनेंट और रिसेसिव। अब डोमिनेंट में हमने क्या एग्जांपल देखा था, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी का देखा था। फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। रिसेसिव बीमारियां ही हैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस में, ये एक बात भी हमेशा याद रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में डोमिनेंट बीमारियां हैं। मायोटोनिक डायस्ट्रोफी का सिर्फ आपको एक पेडिग्री दे रखा है सॉल्व करने के लिए, जो हमने सॉल्व किया। हालांकि ये बीमारी आपके सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में जो पढ़ने की बीमारियां हैं, चाहे हेमोफीलिया हो, चाहे आपका सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे आपका कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे आपका थैलेसीमिया हो, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये आपकी सारी की सारी रिसेसिव हैं। इनमें से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन सी हैं, इनमें से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव आपकी हैं सिर्फ सी और एच, है ना। चाहे चंडीगढ़ से याद कर लीजिए भैया, जिससे याद करना है करिए। सी और एच जो है आपकी 2 ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स क्रोमोसोम पे गड़बड़ी की वजह से होती हैं। तो पहला है आपका कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा जो है भैया ये है आपका हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, सिंपल। और याद करने का एक और तरीका, सीएच को छोड़ के जितने भी आपके सिलेबस के अंदर बीमारियां हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया को छोड़ करके, वो सारी आपकी रिसेसिव तो हैं लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव सिर्फ ये 2 हैं। चाहे आप लिख लीजिए सिकल सेल एनीमिया, चाहे आप लिख लीजिए थैलेसीमिया,
सिकल सेल एनीमिया हो गया, आपका थैलेसीमिया हो गया, आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस जो आपके सिलेबस में नहीं है पर एनसीईआरटी में नाम दे रखा है, तो इसको भी हम लोग यहीं पर ऐड कर लेते हैं। ये सारी की सारी ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियां हैं, यानी आपके सिलेबस में सारी की सारी रिसेसिव बीमारियां ही हैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव सिर्फ दो हैं, कलर ब्लाइंडनेस और आपका हेमोफीलिया यानी सी और एच। इसके अलावा बाकी सारी जितनी भी बीमारियां आपके सिलेबस में हैं वो सारी की सारी ऑटोसोमल रिसेसिव होंगी, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे वो फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, चाहे वो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, है ना, ये सारी की सारी आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव होंगी। सेक्स लिंक डोमिनेंट कोई बीमारी नहीं है। अगर आप लिखना चाहो एग्जांपल तो आप लिख सकते हो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, आपका यहां पर जो है वो आपका सेक्स लिंक डोमिनेंट में जा सकता है। हालांकि ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको एक बार हम लोग एनक्लोज कर देते हैं एक बबल के अंदर, जिससे कि हमारे बाकी नोट्स के साथ टकराए ना। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। ये है हमारी बीमारियां जिनके बारे में हमको पढ़ना है। अब हर डिजीज के बारे में आपको एक एक पॉइंट तो याद हो गया। अगर मैं आपको अगली स्लाइड पे ले जाऊं और मैं आपसे कहूं कि भैया अब हम पढ़ने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस, तो क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पहले से कुछ नहीं पता? बिल्कुल पता है सर, ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। यानी ये सिर्फ तब होगी जब दोनों ऑटोसोम्स आपके रिसेसिव केस में, ये आपकी कलर ब्लाइंडनेस जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव आपकी बीमारी है, तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि भाई ये तभी होगी जब आपके दोनों के दोनों रिसेसिव केस में पाए जा रहे हैं, या मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो जब रिसेसिव है तब आपकी बीमारी होगी। आपका यहां पर अगर आप देखें तो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, तो जब दोनों ऑटोसोम ही आपके रिसेसिव होंगे सिर्फ तभी ये बीमारी होगी। कैपिटल ए स्मॉल ए प्रेजेंट है साथ में, या कैपिटल ए प्रेजेंट है, तो ये बीमारी नहीं हो पाएगी। ये बात आपको पहले से पता है, बिकॉज हम लोग पेडिग्री बहुत अच्छे से करके यहां तक पहुंचे हैं, जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन प्लस पॉइंट है। राइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके हर एक डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग विद मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। करेक्ट, उसके बाद हम धीरे 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 करते करते एक एक मेंडेलियन डिजीज को कंप्लीट करेंगे डिटेल में, एंड देन हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे जाएंगे, और फिर उनमें 3 डिजीजेस हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड आपका डाउन सिंड्रोम। इन तीनों बीमारियों को हम लोग पढ़ रहे होंगे, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा एकदम कंसोलिडेट, एकदम कंप्लीट, और उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम के चैप्टर पर बढ़ रहे होंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ये जो डिजीज है इसका नाम अपने आप में काफी सारी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा है। कलर ब्लाइंडनेस यानी कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने की जो एबिलिटी है वो एक इंसान की कमजोर हो जाती है। और ये कौन कौन से कलर होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी आईज के कौन से पर्टिकुलर सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं। ये जो बीमारी है हम लोगों ने सीखा कि एक्स क्रोमोसोम पर बेस्ड होगी, क्योंकि 2 ही ऐसी डिजीजेस थी जो कि आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव थी, जो एक्स क्रोमोसोम की म्यूटेशन की वजह से हो रही थी। राइट, तो यहां पर आप चाहें तो पहला पॉइंट यही लिख सकते हैं दैट दिस इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। दिस इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। यानी ये बीमारी कब होगी, जब एक्स क्रोमोसोम जो है ये आपका म्यूटेट हो जाएगा, है ना। म्यूटेशन आपकी कहां होगी, एक्स क्रोमोसोम पर होगी। और अगर आप देखें तो भैया ये बीमारी कब कब हो सकती है आपको, अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है और नाम है इसका कलर ब्लाइंडनेस, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं सी से। यानी अगर आप कह रहे हैं कि एक फीमेल है जिसमें एक कैपिटल सी है यानी एक नॉर्मल सी है और एक छोटा सी है, तो क्या यहां फीमेल बीमार होगी या नॉर्मल होगी? सर ये तो डोमिनेंट केस हो गया, एक अलील आपका डोमिनेंट है, एक रिसेसिव। तो ये तो आपका डोमिनेंट केस हुआ, बीमारी है आपकी रिसेसिव, तो क्या यहां पर फीमेल बीमार होगी? नहीं, फीमेल आपकी नॉर्मल होगी। पर फीमेल अगली जनरेशन में एक छोटा सी तो पास ऑन कर सकती है ना, तो ये कैरियर कहलाएगी। यानी ये है नॉर्मल, लेकिन आगे बीमारी देने में इसका योगदान जरूर हो सकता है। अगर फीमेल के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है इन दोनों पे ही कैपिटल सी है, तो बात ही खत्म हो जाती है, तो ये नॉर्मल रहेगी ही और ये आपकी
कैरियर भी नहीं होगी। अगर फीमेल के पास दोनों छोटे सी हैं तब जाकर के ये क्या होगी, अफेक्टेड होगी या डिजीज्ड होगी। मेल में अगर आप देखें तो भैया एक ही एक्स क्रोमोसोम है, यानी इस पे अगर बीमारी वाला अलील आ गया तो खेल खत्म है, मेल बीमार हो जाएगा। यानी यहां अगर छोटा सी आ गया है, ये चाहे कैरियर से आ गया हो चाहे अफेक्टेड फीमेल से आ गया हो, यहां पर आपका आदमी बीमार हो जाएगा, डिजीज्ड हो जाएगा। और अगर यहां पर नॉर्मल सी है तब जाकर के आदमी क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा, अनअफेक्टेड होगा। करेक्ट है। अब आप देखिए कि आदमी में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस पे बीमारी वाला अलील आते ही ये बीमार हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो आदमी के बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लगभग 8% के आसपास। हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 8% आदमियों को ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं। जबकि फीमेल अगर आप देखें तो इसमें दोनों छोटे सी आने चाहिए तब जाके फीमेल आपकी बीमार होगी। यहां पर जो बीमारी आने के चांसेस हैं वो सिर्फ 0.4% होते हैं, यानी आदमी के बीमार होने के चांसेस आप देख पा रहे हैं लगभग 20 गुना है एज कंपेयर टू अ फीमेल। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल नाइंसाफी है दोस्त। आदमी पैदा ही हुआ इसीलिए होता है कि वो मर सके एक दिन। ये मैं नहीं कह रहा, ये जेनेटिक्स के रूल्स कह रहे हैं मेरे दोस्त। जो भी आपको एक्स लिंक्ड बीमारियां मिलेंगी वो आप देखेंगे कि रिसेसिव केस में आदमियों में ज्यादा एक्सप्रेस कर रही हैं। फीमेल अगर कैरियर है तो भी बच सकती है, लेकिन आदमी पे अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम आया और वो अफेक्टेड है तो वो तो गया ही गया। आप देख रहे हैं यहां पर आदमी के बीमार होने के चांसेस 20 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू अ फीमेल। तो बीमार होने की प्रोपेंसिटी, अफेक्ट होने की प्रोपेंसिटी आदमी के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर वही खराब हो गया, खेल खत्म। यहां पर फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, अगर एक भी नॉर्मल है तो आपकी ओवरऑल डोमिनेंट स्टेज ही यहां पर देखने को मिलती है, यानी फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड होगी या नॉर्मल होगी या बीमार नहीं होगी। सरल भाषा में आप ये कह सकते हैं। सर फीमेल कब बीमार होगी? फीमेल तब बीमार होगी जब भैया इसका फादर हो, ये हो आपका अफेक्टेड, और जो मदर हो वो कम से कम कैरियर तो हो, कम से कम कैरियर तो हो। ये कॉम्बिनेशन बनेगी तब जाकर फीमेल आपकी बीमार हो पाएगी। यानी मेल पेरेंट तो आपको कंफर्म्ड यहां पर अफेक्टेड ही चाहिए, क्योंकि एक एक्स जब मेल से आएगा तभी आपका फीमेल बनेगी। दोनों से एक्स एक्स चाहिए ना हमको, यानी मेल का एक्स क्रोमोसोम चाहिए हमें यहां पर, तो उस पर तो छोटा सी होना ही होना चाहिए। और यहां पर चाहे तो दोनों छोटे सी लिख सकते हो, यानी फीमेल भी अफेक्टेड हो सकती है, या फिर एक छोटा सी तो आपको मिनिमम चाहिए ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो आपका यहां पर एक्स स्मॉल सी आपको देखने को मिलता है, एंड अल्टीमेटली आपकी फीमेल क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। तो यहां पर आपको क्या चाहिए भैया, यहां पर आपको मेल चाहिए। अरे भैया ये कौन सा कलर आ गया है? ओके, हर कलर खूबसूरत नहीं होता भैया दुनिया में। ये देखो यार, क्या क्या वाहियात कलर है, मतलब है ना। कलर की सुंदरता पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है यहां पर। तो सारे कलर तो बढ़िया नहीं होते, आज समझ में आ गया। अचानक से बोर्ड पे देखा तो खुद को ही समझ में नहीं आया कि कौन सा कलर है ना। ये भैया मेल है, इसका तो अफेक्टेड होना आवश्यक है ही है। और फीमेल जो है ये कैरियर भी हो सकती है और अफेक्टेड भी हो सकती है, लेकिन एक छोटा सी तो इससे कंट्रीब्यूशन में हमको चाहिए ही चाहिए, और एक छोटा सी हमको मेल से कंट्रीब्यूशन में चाहिए ही चाहिए। तब जाकर के आपका क्या बनेगा, तब जाकर के आपकी अफेक्टेड फीमेल बनेगी। अब यहां पर याद करने का एक छोटा सा तरीका है कि कितने प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस होती है। आराम से सुनिएगा भाई। आप माउंटेन ड्यू पीते हो, और माउंटेन ड्यू किस कलर की होती है? हरे कलर की होती है सर। इसे कहते हैं ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूटेरोनोपिया। माउंटेन ड्यू होती है ग्रीन कलर की, तो ड्यूटेरोनोपिया यहां पर किस कलर ब्लाइंडनेस को बोलेंगे? ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को बोलेंगे, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को बोलेंगे, है ना। एक और होती है आपकी प्रोटानोपिया या प्रोटेरोनोपिया, है ना। यहां पर क्या आ रहा है भैया, यहां पर आपका फर्स्ट सेकेंड अल्फाबेट में आर सुनाई दे रहा है हमको, तो ये आपका रेड कलर ब्लाइंडनेस है। तो जब एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन होती है
जब एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन होती है तो आपके जो रॉड सेल्स हैं ग्रीन या रेड वाले, ये अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। आई सेल्स अफेक्ट्स ड्यू टू म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम, ड्यू टू म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम। Therefore, अफेक्टेड इंडिविजुअल, जिसको बीमारी हुई होती है, अफेक्टेड इंडिविजुअल कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दीज कलर्स, कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दीज कलर्स। ये जो रेड और ब्लू ग्रीन कलर हैं, इनमें आपका डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं पाएगा अफेक्टेड इंडिविजुअल। ये आपकी एक समस्या है जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। मैंने आपको बताया दो ही आपके सिलेबस में एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एक तो सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, एक एच फॉर हेमोफीलिया। ठीक है, तो ये है हमारी कलर ब्लाइंडनेस। हेमोफीलिया अगर आप देखें तो हेमोफीलिया क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है भैया। हेमो यानी आपकी किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। हेमोग्लोबिन आपका कहां होता है, ब्लड में होता है ना। तो हेमो शब्द से ही साफ समझ में आ रहा है कि आपकी क्या है, ब्लड रिलेटेड डिजीज है। यह आपकी ब्लड रिलेटेड डिजीज है। और कैसी डिजीज है ये भी हमें पता है भैया, ये भी आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। यानी आपका यहां पर भी एक्स क्रोमोसोम जो है ये आपका हैम्पर हो रहा होता है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। नाउ अगर ये ब्लड रिलेटेड डिजीज है तो इसमें होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट हो जाती है। आपकी ब्लड क्लॉटिंग करवाने के लिए काफी सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काफी सारे प्रोटीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से एक फैक्टर जो है जो उस पूरी कास्केड को चला रहा होता है। कास्केड क्या होता है, आपने रिले रेस देखी होगी। रिले रेस में क्या होता है, देयर आर 4 रेसर्स। जो एक रेस को स्टार्ट करने वाला प्लेयर है इसको हम कह रहे हैं रेसर ए। तो रेसर ए पहुंचा, 1/4 ऑफ द रेस कंप्लीट की, रेसर बी को रिले पकड़ा दिया, भैया अब तुम भागो। फिर रेसर सी को रिले पकड़ा दिया, बी ने बोला तुम भागो। फिर रेसर डी को रिले पकड़ा दिया सी ने और बोला तुम भागो, और तब जाकर यह रेस कंप्लीट होती है। यानी इस रेस को जीतने में चारों के चारों रेसर्स का ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में कई जो प्रोसेसेस चलते हैं इनको कहा जाता है कास्केड्स, राइट। कई जगह पर आपके कास्केड्स चलते हैं, काफी सारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में भी कास्केड चलते हैं और आपके ब्लड क्लॉटिंग में भी कास्केड चलते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स। एक फैक्टर उस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा और कैटलाइज करेगा द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर थर्ड फैक्टर को कुछ सिग्नल्स देगा, थर्ड फैक्टर फोर्थ को, एंड सो ऑन। इस हिसाब से, हालांकि ये सिक्वेंशियल फैक्टर्स नहीं होते, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि फैक्टर नंबर 1 के बाद ही फैक्टर नंबर 2 आएगा, फैक्टर नंबर 2 के बाद ही फैक्टर नंबर 3 आएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कास्केड आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन द डेफिनेशन ऑफ कास्केड इज इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे तक एक रिएक्शन को पहुंचा रहा होता है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल वहां से उस रिएक्शन को टेकअप करता है और आगे ले जाता है, फिर वहां से थर्ड मॉलिक्यूल रिएक्शन को टेकअप करता है और आगे ले जाता है, और इस तरीके से हर फैक्टर अपना योगदान दे रहा होता है। अब सोचिए अगर बीच की कड़ी टूट गई तो क्या होगा, तो रिएक्शन ठप हो जाएगा। समझ लीजिए ए को हमने काम सौंपा और कहा भैया ये काम बी तक लेके जाओ, बी इस काम को सी तक लेके जाएगा, सी इस काम को डी तक लेके जाएगा, डी इस काम को ई तक लेके जाएगा। लेकिन यहां आ जाता है द रूल ऑफ स्पेसिफिसिटी। भाई डी ई तक ही पहुंचाएगा स्पेसिफिकली, एफ तक नहीं ले जा सकता। तो अगर मैं बीच का ई गायब कर दूं तो डी तो एफ तक पहुंचा नहीं सकता है, ई गायब है तो क्या ये पूरी चेन टूट गई? बिल्कुल टूट गई सर, एकदम टूट गई। तो यहां पर ऐसा एक रेगुलरिटी, एक पैटर्न जो बन रहा था वो खत्म हो जाता है। और ब्लड क्लॉटिंग में ये जो कैस्केड है इसका चलना बहुत जरूरी है, तभी फाइनल क्लॉट बनेगा। अब बीच की एक कड़ी आपने तोड़ दी है,
अब क्लॉट नहीं बन पाता है, अब आपके खून का कत्था नहीं बन पाता है। अगर हम एक कट लगाएं अपनी बॉडी पे, जो कि नहीं लगाना है मेरे भाई, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, कभी ऐसा होता है हमें कोई चोट लग गई, कोई ट्रॉमा आ गया, कोई छोटा सा कट लग गया, वहां पर आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों में एक क्लॉट जम जाता है। अब ये क्लॉट यहां जम चुका है, तो हमें पता लगा कि हाँ भाई ब्लीडिंग क्यों रुकी है, राइट। यहां पर मॉलिक्यूलर लेवल पे आप देखोगे तो काफी सारे फाइबर्स आकर के उस कट को हील कर देते हैं, भर देते हैं, और विद टाइम आपका पूरा का पूरा घाव ठीक हो जाता है। अब अगर ये क्लॉट बन ही नहीं पा रहा है तो कंटिन्यूअसली खून निकलता रहेगा, जिससे कि एक सिंपल कट भी आपकी बॉडी में मेजर ब्लड लॉस को कॉज करेगा और इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। दैट्स वाई ये जो बीमारी है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इट कैन कॉज अनलिमिटेड ब्लीडिंग इन योर बॉडी। इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, करेक्ट। तो ये बीमारी क्या करती है भैया, इट अफेक्ट्स अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर it affects a blood clotting factor that leads to inhibition और नॉन कंप्लीशन लिख सकते हो, that leads to non completion of blood clot. Therefore, even a simple cut can lead to unlimited or heavy bleeding, और इसी वजह से इस डिजीज को क्या कहा गया, therefore it is also called as bleeders disease. Therefore it is also called as bleeders disease. इसीलिए इसे ब्लीडर्स डिजीज कहा जाता है। इस बीमारी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वीन विक्टोरिया जो थी, उन्होंने अपने काफी सारे डिसेंडेंट्स को यह डिजीज तोहफे में दी। बच्चों को लग रहा था जायदाद मिलेगी, लेकिन बीमारी मिल गई, है ना। तो वहां पर क्या हुआ, बिकॉज फीमेल कैन बी ए कैरियर। अगर आप देखेंगे तो हेमोफीलिया का अगर आप यहां पर जीनोटाइप देखें तो कुछ इस हिसाब का होगा, है ना, कुछ इस हिसाब का होगा। ये सिंस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो जाहिर सी बात है जब दोनों के दोनों अलील्स रिसेसिव होंगे सिर्फ तभी ये बीमारी हो पाएगी, है ना। तो यहां पर ये केस क्या है, आपका डिजीज केस है। यहां पर फीमेल आपकी डिजीज्ड है, और ये जो है आपका एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, इसमें फीमेल क्या है, कैरियर है, क्योंकि ओवरऑल डोमिनेंट स्टेट है, एक एक्स कैपिटल एच आ चुका है, तो बीमारी तो नहीं है, लेकिन स्मॉल एच है, ये अगली जनरेशन में तो पास ऑन हो सकता है ना। सिमिलरली यहां पर एक्स कैपिटल एच है, तो ये वाली आपकी सेफ है ना, ये आपकी नॉन अफेक्टेड है, यानी ये आपकी सेफ है। मेल में अगर आप देखोगे सेम समस्या भैया, अगर एक नॉर्मल एक्स है तो मेल आपका सेफ, और एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर भैया इसमें गड़बड़ आ गई तो मेल क्या है आपका, अफेक्टेड है या डिजीज्ड है, डिजीज्ड है। अब ये जो फीमेल है कैरियर, ये तो अपना एक छोटा एच दे सकती है आगे चल के। भैया ये है आपका एक्स कैपिटल एच एक्स छोटा एच, और यहां पर मेल है लेट से आपका सेफ एक्स कैपिटल एच और वाई, ये वाली कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकती है ना। तो जब बेटा पैदा होगा तो एक्स स्मॉल एच और वाई वाली यहां पर कंडीशन पैदा हो सकती है, यानी यहां पर मेल डिजीज्ड हो सकता है। यानी फीमेल तो आपकी कैरियर थी, फीमेल तो आपकी कैरियर थी, लेकिन इसका जो बच्चा पैदा हुआ खासकर मेल, ये आपका क्या हुआ, डिजीज्ड हो गया, बीमार हो गया। तो क्वीन विक्टोरिया ने अपने काफी सारे डिसेंडेंट्स को, अपने काफी सारे बच्चों को यह बीमारी तोहफे में दी। और फीमेल आपकी यहां पर हेमोफिलिक हो जाए, इस चीज के चांसेस बहुत ही कम है।
क्यों? क्योंकि सेम कलर ब्लाइंडनेस वाला ही केस है भाई। अगर हम चाहते हैं यहां पर फीमेल आपकी हेमोफिलिक हो तो ये वाली केस हमको यहां पर लेनी है। स्मॉल एच दोनों साइड से आना चाहिए। अब मेल अगर स्मॉल एच वाला है और फीमेल यहां पर अगर कैरियर है ना, तो आपके यहां पर फीमेल कैरियर है तो इससे एक छोटा एच आ जाएगा और मेल कैरियर है तो इससे एक छोटा एच आ जाएगा। पर मेरे दोस्त यहां पर गड़बड़ ये है कि ये जो मेल है जो ऑलरेडी डिजीज है, इसका जवानी तक, बच्चे पैदा करने तक जिंदा रह पाना ही बहुत मुश्किल है। क्या आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको बचपन से आज तक एक भी चोट ना लगी हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, आप बच्चे हो, आप खेलोगे भी, कूदोगे भी, बहुत सारी नादानियां शैतानियां सब कुछ करोगे और उस चक्कर में गिरोगे भी, मुंह भी फूटेगा, सर भी फूटेगा, घुटना भी फूटेगा, कोहनी भी फूटेगी, सब कुछ होगा। और ये तो सिद्धांत है भाई जीवन का, गिरेंगे, चोट लगेगी, बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन हमें जब चोट लगती है तो बहुत जल्दी क्लॉट बन जाता है। यहां पर ये जो अफेक्टेड हमारे भाई साहब हैं, इनमें क्लॉट थोड़ी बनेगा, तो ये तो बचपन में ही स्वाहा हो जाएंगे। तो यहां पर ये वाली कॉम्बिनेशन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट, बहुत रेयर होते हैं। तो पहले ही डिजीज है, पहले ही डिजीज है ना, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल, चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर वेरी लेस। इनको प्रॉपर केयर देनी पड़ती है, राइट। तो फीमेल में बीमारी आना एकदम रेयर है, फीमेल में बीमारी आना एकदम रेयर है। कैरियर हो सकती हैं, बीमारी आना काफी रेयर होता है, लेकिन मेल में आना तो ये चुटकियों का खेल है। आपने देखा कि कैसे क्वीन विक्टोरिया ने ही अपने काफी सारे डिसेंडेंट्स के अंदर ये बीमारी पहुंचा दी, राइट। तो यहां हंसी मजाक हो रहा है भैया, है ना, हमारे साथ तो। और फीमेल में बीमारी आने के चांसेस बहुत कम है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। करेक्ट है जी। ये है आपकी हीमोफीलिया, जहां पर आपकी ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड जो है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है, ये आपका हैम्पर हो जाता है, जिस वजह से अफेक्टेड इंडिविजुअल में ब्लड क्लॉट ठीक तरीके से नहीं बन पाता। ये है हमारा हीमोफीलिया द सेकेंड डिजीज, जिसको हम ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। थर्ड है सिकल सेल अनीमिया। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है अनीमिया, और अनीमिया को आप सिंपली कह सकते हैं खून की कमी, है ना। तो अनीमिया जो है, यानी यहां पर ब्लड की कमी बताई गई है। किस एंगल में वो हम थोड़ा आगे समझेंगे, लेकिन अनीमिया का जनरल मतलब ये होता है। सिकल सेल यानी एक सेल है जो सिकल लाइक हो चुका है। अगर आपने कभी खेत में काम किया है या किसी को खेत में काम करते देखा है, तो आपने देखा होगा कि जब फसल काटी जाती है तो एक दराती से काटी जाती है, कुछ इस प्रकार की वो दराती दिखती है। दिस इज कॉल्ड एज सिकल, ठीक है। अब हमारे जो आरबीसी होते हैं यूजुअल केसेस में, हमारे जो आरबीसी होते हैं यूजुअल केसेस में, वो ऐसे होते हैं। पहला ही चैप्टर हमने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पे अलग अलग प्रकार के सेल और उनकी शेप्स को और उनके डायमेंशन को हमने याद किया था। वहां पर ये आरबीसी भी आया था, जिसका डायमेंशन हमने याद किया था 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, राइट, सबको याद होगा। और इसकी हम लोगों ने शेप भी याद की थी कि भैया ये होता है राउंड एंड बाय कनकेव, है ना। तो बाय कनकेव डिस्क लाइक आपकी यहां पर आरबीसी होती है, बाय कनकेव डिस्क लाइक यहां पर आरबीसी होती है। और अगर ड्यू टू सम बीमारी अगर ये कन्वर्ट हो जाती है कुछ ऐसी शेप में, सिकल शेप में, तो इसे हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। इसे हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया, करेक्ट है। इसको हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। और ये किस वजह से होता है भैया? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। 2 लेक्चर पहले जब मैंने आपको म्यूटेशन वाला लेक्चर कराया था, तो पॉइंट म्यूटेशन में जो एग्जाम्पल दिया था वो भी सिकल सेल अनीमिया का ही दिया था। यानी पॉइंट म्यूटेशन, यानी एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो जाएगी। हमारा जेनेटिक मटेरियल बहुत बड़ा है। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे होंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जस्ट नेक्स्ट क्लास से ही। आज क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन में हमारा पहला टॉपिक यही है कि हमारे डीएनए की लंबाई कितनी है। बहुत बड़ा है हमारा डीएनए,
अगर आप हमारे हैप्लॉइड सेल को भी देखो 3.3 इंटू 10⁻⁹ यानी बिलियंस में नाइट्रोजनस बेसिस पाए जा रहे हैं, बिलियंस में नाइट्रोजनस बेसिस हैं। उन 100 करोड़ पोजीशंस में से एक पोजीशन पे भी अगर चेंज आ जाए तो आपकी बॉडी के सारे आरबीसीज बाय कनकेव डिस्क शेप ना होकर के सिकल शेप हो जाएंगे। क्योंकि जब आप डीएनए में चेंज करोगे तो डीएनए से बनने वाले आरएनए में भी चेंज होगा। जब आप आरएनए में चेंज करोगे तो आरएनए से बनने वाले प्रोटीन में भी चेंज होगा। यहां पर आप सिर्फ GAG की जगह GUG लगा दो, यानी ए की जगह यू लगा दो एक पोजीशन पे, तो आपकी पूरी गड़बड़ी हो जाती है। हेमोग्लोबिन में दो प्रकार की चेन्स होती हैं, अल्फा और बीटा। जो बीटा चेन है हेमोग्लोबिन की बीटा चेन, तो इसे कहते हैं बीटा ग्लोबिन चेन। इस बीटा ग्लोबिन चेन में जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें से छठा अमीनो एसिड जब ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन हो जाता है तो यह डिजीज हो जाती है। और मैंने आपको बताया था आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस है, बाकी सारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस है। तो ये कैसी हो गई भैया, ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी हो जाएगी? जी सर हो जाएगी। क्या ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है? यस सर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। राइट इसमें हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन के नॉर्मल स्टेट को हम बोलते हैं HbA, और अगर वो म्यूटेटेड है तो हम उसको कहते हैं HbS। तो HbS वाली जो है ये रिसेसिव स्टेज है, HbA जो है ये आपकी डोमिनेंट स्टेज है। तो बीमारी कब होगी, जब HbS साथ में आएंगे तब आपकी बीमारी हो जाएगी, अदरवाइज बीमारी नहीं होगी। करेक्ट है। तो अगर आप लिखें यहां पर when glutamic acid is substituted by valine on 6th position of beta globin chain, then sickle cell anemia is caused। करेक्ट। कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। 6th पोजीशन पे किसकी 6th पोजीशन पे, किसकी 6th पोजीशन पे, बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे। ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। और यहां पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, डीएनए में अगर आप देखेंगे तो डीएनए में पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, GAG की जगह आपका आ जाता है GTG, यानी ए की जगह आ जाता है T। अगर आरएनए में आप देखेंगे तो आरएनए में आपका T नहीं होता। ये आपको अगर बात समझ में ना आए तो इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप ड्रॉपर हैं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, नहीं भी आए तो भी इट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आप देखें तो यहां पे ATGC ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए में, आरएनए में T नहीं होता, AUGC होता है। तो T की जगह U होता है, तो यहां म्यूटेशन कौन सी आई, GAG की जगह आपकी आई GUG। और जब आरएनए में GAG की जगह GUG आता है तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। यहां पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। यहां ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। दिस इज अ पॉइंट म्यूटेशन, इस एक पॉइंट पे चेंज हुआ और उसकी वजह से आपके इतने सारे यहां पर चेंजेस देखने को मिले। फटाफट देखिए भैया क्या हुआ। एनसीईआरटी में अभी तक के सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। करेक्ट। देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं।
पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हमने बताया एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं। दूसरे हैं आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिनकी बेसिक जानकारी हम ले चुके हैं, यानी अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया है, एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, दो क्रोमोसोम कम हो गए हैं, दो क्रोमोसोम बढ़ गए हैं, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया है, या क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मल अरेंजमेंट है, तो हम इसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या हुआ, ऑल्टरेशन हुआ या म्यूटेशन हुआ इन अ सिंगल जीन, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। चाहे आपका सीकल सेल अनीमिया हो, इसमें तो किसी जीन का एक पर्टिकुलर पॉइंट ही म्यूटेट हो रहा है। चाहे आपका हेमोफिलिक जीन हो, वहां पर भी आपका एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर बना रहा था, वो इफेक्ट हो गया है ना। तो यहां पर एक जीन में हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, और ये जो सारे के सारे चेंजेस हैं ये आप पेडिग्री से पता लगा सकते हैं, क्योंकि पेडिग्री में भी हमने जो एग्जांपल्स लिए थे वो यही लिए थे। दो ही देखी थी हमने, ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डायस्ट्रोफी की और आपका ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया की। तो जाहिर सी बात है दोनों चीजें हमें देखने को मिली, है ना। मोस्ट कॉमन जो डिजीजेस हैं ये है आपकी हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड सो ऑन। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, करेक्ट। यहां पर ज्यादातर जो आपकी बीमारियां हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव हैं आपके सिलेबस में। दो मैंने आपको बताया था जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। वाई लिंक्ड आपके सिलेबस में एक भी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मेल में होती हो बीमारी, मेल और फीमेल दोनों में होने वाली बीमारियां हैं। एक्स क्रोमोसोम पर बेस्ड जो डिजीज थी या सेक्स लिंक्ड जो डिजीज थी दो थी, सी और एच, चंडीगढ़ से हमने याद किया था भैया। सी फॉर आपका कलर ब्लाइंडनेस, एच फॉर आपका हेमोफीलिया। इसके अलावा जो भी बची आपका, चाहे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, आपका चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, आपका चाहे फिनाइलकीटोन्यूरिया हो, ये सारी की सारी बीमारियां फिर आपकी रिसेसिव ही है, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएंगे, करेक्ट। ये है भैया आपका पहले जो हमने यहां पर डिजीज देखी, ये है कलर ब्लाइंडनेस, है ना। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, क्योंकि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव आपकी दो ही थी, एक तो सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, एक एच फॉर हेमोफीलिया। अब ये अगर रेड कोन को अफेक्ट कर रही हैं है? और ग्रीन कोन को अगर इफेक्ट कर रही हैं, तो इस हिसाब से इनका नाम रखा जाएगा, है ना। यानी अगर कोन सेल्स को, अब आई में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन सेल्स होते, तो उसके अलावा और भी है, लेकिन मेनली जो आपके इस बीमारी से अफेक्ट होते हैं दैट आर कोन सेल्स। रेड और ग्रीन कोन सेल्स यहां पर आपको अफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। अगर रेड कोन सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं तो इट विल कॉज रेड ब्लाइंडनेस। पहले शायद मैंने रॉड बोल दिया था, उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। आई एम नॉट वेरी श्योर, हो सकता है कौन बोला हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने रॉड बोल दिया था, तो उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा आप। तो आपका रेड कलर ब्लाइंडनेस नाम से ही पता लग रहा है, आर फॉर रेड, तो प्रोटोनोपिया में आर कम्स फर्स्ट, तो प्रोटोनोपिया इज रेड कलर ब्लाइंडनेस अगर कोई पूछ ले तो। ड्यूटेरोनोपिया में ड्यू शब्द आ रहा है, माउंटेन ड्यू कैसी पीते हैं हम, ग्रीन कलर की पीते हैं, तो दैट्स ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। म्यूटेशन हो जाती है यहां पर कुछ जीन्स में जो कि आपके एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। फीमेल में 0.4% है चांसेस इस बीमारी के आने के, जबकि मेल में इससे 20 गुना ज्यादा चांसेस हैं, दैट इज 8%, है ना। अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने इनहेरिटेंस तो पढ़ ली है अच्छे तरीके से कि फीमेल कब कलर ब्लाइंडनेस होगी, कब कलर ब्लाइंडनेस शो करेगी, जब आपका मेल जो है वो तो पक्का अफेक्टेड हो और फीमेल जो है वो या तो कैरियर हो या अफेक्टेड हो, इन दोनों में से एक केस होना चाहिए, करेक्ट। और फीमेल जो है अगर वो कैरियर या अफेक्टेड है तो मेल में आसानी से बीमारी फैला सकती है। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज कैरियर, या तो कैरियर या कलर ब्लाइंड, एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। इस केस में ही आपकी फीमेल कलर ब्लाइंड हो पाएगी, क्योंकि दोनों से हमको एक छोटा सी चाहिए, तो दोनों पेरेंट में एक छोटा सी होना चाहिए। हेमोफीलिया जो है ये दूसरी आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है, राइट। अगर कोई कैरियर फीमेल है तो ये मेल में आसानी से बीमारी फैला सकती है। यहां पे आपका एक सिंगल जीन जो कि एक प्रोटीन बनाता है, आपका कई सारे प्रोटीन्स में से विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये आपके अफेक्ट हो जाते हैं, और एक छोटा सा कट भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग कॉज करा सकता है। तो फीमेल का हेमोफिलिक होने का चांस जो है ये बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि दोनों ही पेरेंट से आपको छोटा एच चाहिए। मेल से छोटा एच कब आएगा, जब वो खुद बीमार है, और ऐसे मेल की होने की प्रोबेबिलिटी आगे तक बहुत कम होती है, राइट। यानी
इनके आगे तक वायबिलिटी होने की चांसेस ही काफी कम है भाई। मेल को कोई चोट लग गई तो वो तो वहीं आपका कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, तो वो आगे बढ़े, शादी करे, बच्चा पैदा करे, इसके चांसेस वैसे ही काफी कम है। क्वीन विक्टोरिया जी ने अपने काफी सारे डिसेंडेंट्स में हेमोफीलिया फैलाया, ये भी हमें देखने को मिलता है क्योंकि वो कैरियर थी इस डिजीज की, तो एक छोटा एच अपने डिसेंडेंट्स में पहुंचा पा रही थी। ये है सिकल सेल एनीमिया। अब दो आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हो गई। अब बाकी जितनी बची हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, सारे की सारी ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। तो आप सब में ही लिख सकते हो भैया ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। जब दोनों के दोनों पार्टनर्स कैरियर हों, जब दोनों के दोनों HBS लेकर के बैठे हों, उस टाइम पर यह बीमारी आपकी होगी। राइट, यहां लिखा हुआ है HBS, तब यह बीमारी अगले में आ सकती है। तो HbA इज डोमिनेंट एंड नॉर्मल, HbS इज एबनॉर्मल एंड रिसेसिव। तो बीमारी कब होगी? सिर्फ HbS और HbS वाले केस में। अगर एक भी HbA मौजूद है तो डोमिनेंस की तरफ हम चले जाएंगे और यह है रिसेसिव बीमारी, तो बीमारी नहीं होगी। तो HbA इज ऑल्सो नॉर्मल, HbS इज ऑल्सो नॉर्मल, बट यहां कैरियर हो सकता है आपका कोई भी पेरेंट, एंड HbS इज अफेक्टेड। करेक्ट। यहां पर आपका ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है भैया? वेलाइन आ जाता है एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। करेक्ट। तो यहां GAG की जगह GUG आ जाता है RNA में। और अब आपका यहां पर क्या हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए हम NCERT पर आए थे। आराम से सुनिएगा और आराम से समझने की कोशिश करिएगा। एक आपका बैग है जिसमें आपने एक ऐसी चीज भर रखी है विच कंटेन्स विच ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम। समझ लीजिए कोई रुई है और रुई को आपने बहुत खुला खुला डाल रखा है, और एक बैग है विच इज फ्लेक्सिबल। अब रुई आपने भर रखी है 5 kg और वो खुली खुली है, तो 5 kg रुई भी इतने बड़े बैग के अंदर आएगी। अब आपने क्या किया है, उस रुई को टाइटली पैक करना शुरू कर दिया है। वो रुई जो है उसको पास पास ला करके आपने बहुत टाइटली धागे से बांध दिया है। अब वही रुई जो है 5 kg वो एक बहुत छोटी वॉल्यूम में आ जाएगी। सिमिलरली यहां पर जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल थे ये पहले बहुत खुले खुले थे, तो एक बहुत बड़ी आरबीसी आपको देखने को मिल रही थी, बाइकनकेव डिस्क शेप। अब जैसे ही ये GAG GUG में कन्वर्ट होता है, म्यूटेट होता है, तो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना दोस्त, ये क्या करना स्टार्ट कर देता है? पॉलीमराइज करना स्टार्ट कर देता है, यानी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पास पास आना स्टार्ट कर देते हैं और ये आपस में चिपक जाते हैं। तो इतनी बड़ी आरबीसी की अब इनको जरूरत नहीं है, ये पास पास आके चिपक जाते हैं और सेल कैसा हो जाता है? छोटू सा हो जाता है, आपका सिकल शेप हो जाता है। और सिंस अब आपका जो आरबीसी है यही एकदम छोटा सा हो गया है, तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक्चुअल में हीमोग्लोबिन इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन। आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से हीमोग्लोबिन बाइंड करते हैं विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड कैसे इनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द टारगेट प्लेस। लेकिन मेरे दोस्त अब इनकी एफिशिएंसी काफी कम हो चुकी है क्योंकि बहुत छोटी जगह पर प्रेजेंट है, तो इनकी बाइंडिंग साइट्स भी अफेक्ट होती हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन अब पॉलीमराइज कर चुके हैं, तो इनकी साइट्स ओवरलैप कर जाती हैं। और केमिस्ट्री में आपने स्टेरिक हिंड्रेंस का एक फेनोमेना तो पढ़ा ही है। अब भैया इतने पास पास प्रेजेंट हैं कि हीमोग्लोबिन की एक साइट दूसरे से ओवरलैप कर गई, तो कम ओपन साइट्स बची हुई हैं फॉर ऑक्सीजन। बहुत कम ऐसी सीट्स बची हुई हैं जिनके ऊपर ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। इसीलिए यहां पर ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है कैरी करने की इस आरबीसी की, वो भी कम हो चुकी है। तो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, causing the change in the shape of RBC from biconcave disc shape to elongated sickle like structure। इसीलिए इसको सिकल सेल अनीमिया बोला कि यहां पर अनीमिया तो है भैया, यहां पर आपकी ऑक्सीजन की कमी तो हो रही है ना। ब्लड जो है ओवरऑल आपका मतलब ब्लड की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर अनीमिया का टर्म हम इसीलिए यूज करते हैं बताने के लिए कि ब्लड से संबंधित कोई चीज यहां पर हो रही है। राइट। तो यहां पर क्या हुआ, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई। गोल मटोल बाइकनकेव डिस्क शेप आरबीसी, या आपकी सिकल शेप लंबी इलोंगेटेड आरबीसी। यहां GAG था, इसका हुआ GTG। लेकिन आरएनए में देखोगे तो GAG का क्या हुआ भैया?
GUG, यहां टी तो होता नहीं है। यहां पर ग्लूटामिक एसिड का क्या बन गया, वेलाइन बन गया। बाकी सारी चीजें सेम है, वेलाइन वेलाइन, हिस्टिडीन हिस्टिडीन, ल्यूसीन ल्यूसीन, थ्रियोनिन थ्रियोनिन, प्रोलीन प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड। ये जो चौथा वाला था, सिर्फ इस पोजीशन पे आपका ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वेलिन आ गया। और इस एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आपका ओवरऑल जो आरबीसी का शेप है वो इस प्रकार का हो गया। दिस इज योर सिकल सेल अनीमिया। अब अगले डिजीज है जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो इसको साथ साथ देख लेते हैं। जब हम प्लियोट्रॉपी पढ़ रहे थे उस टाइम पर हम लोगों ने फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में पढ़ा। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसे डिजीज है जिसमें फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम आपका नहीं बन पाता, म्यूटेशन हो जाती है उस एंजाइम को बनाने वाले जीन में। तो फिनाइल एलेनिन जो है और टायरोसिन जो है, इसमें सिर्फ एक OH का फर्क है। तो इसीलिए हम एंजाइम का नाम क्या बोल रहे थे, फिनाइल एलेनिन को हाइड्रोक्सिलेट करने वाला एंजाइम, फिनाइल एलेनिन पे OH ऐड करने वाला एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। मैंने आपको बकायदा बनाकर भी दिखाया था, मैं फिर से बना करके दिखा देता हूं। अमीनो एसिड में होता है आपका C, आपका यहां पर मैं लगा देता हूं अमीनो ग्रुप, आपका मैं यहां पर लगा देता हूं एसिड ग्रुप, यहां पर मैं आपका लगा देता हूं हाइड्रोजन, एंड यहां पर मैं लगा देता हूं R ग्रुप। सिंस यह है फिनाइल एलेनिन, तो एलेनिन होता है भैया यहां पर पूरा का पूरा ये एंड CH3, दिस इज एलेनिन। अब मैं बना रहा हूं फिनाइल एलेनिन, तो एक H हटा करके मैं यहां पर लगा देता हूं फिनाइल ग्रुप। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। इस फिनाइल एलेनिन को मुझे कन्वर्ट करना है टायरोसिन में। तो टायरोसिन क्या होता है भैया, टायरोसिन क्या होता है, यहां पर आपका अमीनो ग्रुप आया, यहां पर आपका कार्बन, ऊपर आपका हाइड्रोजन, ये आपका एसिड ग्रुप जो कि नॉर्मली यहां पर पाया ही जाता है। ये सारी स्थितियां तो सेम है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर CH2 था, ये एज इट इज, यानी फिनाइल एलेनिन तो आप बना लो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नीचे एक नया ग्रुप ऐड हुआ है जिसको हम कहते हैं OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सिर्फ ये हमें ऐड करना है। अगर हमें ये ऐड करना है तो इस रिएक्शन को करवाने वाले एंजाइम का क्या नाम होगा, फिनाइल एलेनिन पे OH ऐड कराने वाला एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कराने वाला फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज हो जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज ऑफ फिनाइल एलेनिन एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज ऑफ टायरोसिन। अगर वो जीन जो ये एंजाइम बना रहा था, ये एंजाइम है तो क्या है, प्रोटीन है। अगर भैया कोई जीन म्यूटेट हो गया, DNA म्यूटेट हो गया, तो उसका RNA भी म्यूटेटेड होगा और यहां पर ये प्रोटीन भी म्यूटेटेड होगा। ये सही प्रोटीन अगर बना ही नहीं है, ये सही एंजाइम अगर बना ही नहीं है, तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिनाइल एलेनिन क्या हमारी बॉडी में ज्यादा जमा होने लग जाएगा, हो जाएगा सर। क्या ये फिनाइल एलेनिन और इससे संबंधित चीजें, इसके डेरिवेटिव्स हमारी बॉडी में जमा होने लग जाएंगे? यस, ये जमा हो सकते हैं हमारे ब्रेन में भी और मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी होने पर, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन किडनी के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया जाता, तो ये यूरिन के थ्रू बाहर भी निकाल दिए जाते हैं, राइट। इसीलिए इसका नाम दिया फिनाइल कीटोन्यूरिया। यूरिन के थ्रू बाहर भी निकाल दिए जाते हैं और जन्म से ही ये बीमारी होती है, तो इट इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिज्म संबंधित बीमारी है जो पैदाइशी आपके अंदर हो सकती है। ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, मैंने आपको बताया था। कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया को छोड़कर सारी ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये दोनों की दोनों आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव थी हमारे सिलेबस में। फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम म्यूटेट हो चुका है, तो फिनाइल एलेनिन और इसके डेरिवेटिव आपके हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जैसे फिनाइल पायरुवेट। और हमारे ब्रेन में अगर ये अक्यूमुलेट हो रहे हैं तो रिटार्डेशन कॉज करेंगे।
और एक्सक्रीटेड भी हो सकते हैं थ्रू यूरिन, बिकॉज किडनी द्वारा इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम हो पाती है। ये है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो हम पहले भी समझ चुके थे। रिएक्शन भी आपके नोट्स में मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे तो प्लियोट्रॉपी में ही इसको ऐड कर सकते हो। एक दो पॉइंट आपको ऐड करने हैं कि ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, बाकी सारी चीजें आपको पहले ही लिखवा रखी हैं, तो कोई टेंशन इसमें नहीं होती, राइट। हालांकि हम लोग इसको दोबारा भी लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या हुआ भैया, आराम से लिखिए। द एंजाइम that converts phenylalanine into tyrosine is mutated. Therefore क्या होता है, अब ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में तो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल पायरुवेट and other derivatives converted into phenyl pyruvate and other derivatives, जो क्या हो सकते हैं, या तो accumulate हो सकते हैं ब्रेन में, can accumulate in brain which cause retardation, and दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज ये हो सकती है कि दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। क्यों भैया, बिकॉज ऑफ देयर पुअर एब्जॉर्प्शन इन किडनी, तो किडनी इसको एब्जॉर्ब तो कर पा नहीं रही है बॉडी में, तो जाहिर सी बात है इनको बाहर फेंकना चाहेगी, तो ये आपके बाहर चले जाते हैं, करेक्ट। ये है एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब पैदा होने पर ही आपको ये हो सकता है, पैदाइशी बीमारी आपको हो सकती है, इट इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और कैसी बीमारी है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव ये बीमारी है, करेक्ट है। यही सारी बातें बस आपको पढ़नी थी अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह भी हम लोग सीख चुके हैं, पहले भी प्लियोट्रॉपी के दौरान हमने इस बात को समझ लिया था। अब थैलेसीमिया इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग डिजीज, क्योंकि इसके अलग अलग टाइप हैं, जैसे अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, और ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाली जीन्स की वजह से होते हैं। और यहां पर आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ अ बाइक एंड विद द हेल्प ऑफ अ कार। आपको अच्छे से पता है भैया कि ये है हमारा एक क्रोमोसोम, लेट्स से ये है क्रोमोसोम नंबर 16, तो क्या हमारे सेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम नंबर 16 होगा? नहीं सर, दो क्रोमोसोम नंबर 16 होंगे, एक माताजी से आया होगा, एक पिताजी से आया होगा। बहुत शानदार बात है। सिमिलरली ये है हमारा क्रोमोसोम नंबर 11, क्या ये क्रोमोसोम नंबर 11 हमारी बॉडी में एक ही होंगे? नहीं सर, ये भी हमारी बॉडी में दो होंगे, एक माताजी से आया होगा, एक पिताजी से आया होगा। बहुत शानदार बात है। यानी अभी तक आपको जो कॉन्सेप्ट समझाए गए थे वो आप अच्छे तरीके से सीखे। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 16 है, अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 16 है, इस पे आपके
दो अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं रिलेटेड टू थैलेसीमिया, दो अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं रिलेटेड टू थैलेसीमिया। करेक्ट है। सिमिलरली सिंस ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम नंबर 16 ही तो हैं, तो यहां दूसरे इलाके पर भी सेम पोजीशन पे सेम लोकस पे दो जीन पाए जाएंगे। अगर हम अल्फा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं तो ये जो बीमारी है थैलेसीमिया, ये भी हेमोग्लोबिन से संबंधित ही है। तो अगर मैं अल्फा थैलेसीमिया की बात कर रहा हूं तो ए फॉर अल्फा होता है, तो मैं यहां पर बोलूंगा ये है HB यानी हेमोग्लोबिन अल्फा का पहला जीन जो ये बीमारी कॉज कर सकता है, और ये है HB यानी हेमोग्लोबिन अल्फा का दूसरा जीन जो ये बीमारी कॉज कर सकता है। तो क्या यहां पर भी ये 1 और 2 जीन हो जाएंगे? हो जाएंगे सर, एकदम हो जाएंगे। यानी टोटल हमारे हर सेल में ये 4 जीन्स हैं जो हेमोग्लोबिन अल्फा को चेंज कर सकते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। तो ये जो आपका थैलेसीमिया है ये अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है इस कारण की वजह से कि या तो ये एक जीन आपका म्यूटेट या डिलीट हो जाए, या ये 2 जीन आपके म्यूटेट या डिलीट हो जाए, या ये 3 जीन आपके म्यूटेट या डिलीट हो जाए, या ये 4 जीन आपके म्यूटेट और डिलीट हो जाए। समझिएगा इस चीज को विद द हेल्प ऑफ अ कार। आप एक गाड़ी में बैठे हैं, एक टायर पंचर हो गया, थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाई जा सकती है। 2 टायर पंचर हो गए, कबाड़ा ही हो जाएगा। 3 टायर पंचर हो गए, और ज्यादा कबाड़ा हो जाएगा। थोड़ी बहुत ही गाड़ी चल पाएगी, बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो तो कि हाँ भाई कोई दुकान मिल जाए आसपास, और 4 टायर अगर पंचर हो गए तो वहीं की वहीं ब्रेक मार लो, क्योंकि अब गाड़ी आगे नहीं चल सकती है। तो जब एक जीन आपका म्यूटेट या डिलीट हो जाता है, गायब भी हो जाता है, तो थैलेसीमिया होगा, अल्फा थैलेसीमिया होगा, लेकिन उतना खतरनाक, उतना सीवियर नहीं होगा। कोई 2 जीन, चाहे ये 2 चाहे ये 2 चाहे ये 2, जब ऐसे कबाड़ा होना शुरू होता है और ज्यादा खतरनाक थैलेसीमिया हो जाएगा। 3 जीन अगर ऑल्टर या म्यूटेट हो गए हैं या डिलीट हो गए हैं, और ज्यादा थैलेसीमिक कंडीशन आ जाएगी, और 4 जीन्स अगर हैम्पर हो गए हैं तो और खतरनाक यहां पर स्टेट आ जाएगा। सिमिलर चीज यहां पर है मेरे दोस्त। यहां पर आपका ये है क्रोमोसोम नंबर 11, और क्रोमोसोम नंबर 11 पे आपका बीटा थैलेसीमिया का जीन मौजूद है। हेमोग्लोबिन के ऊपर है ना बीटा थैलेसीमिया का जीन। अब एक ही जीन है, यहां तो 1 और 2 नाम देना पड़ा क्योंकि 2 जीन थे, यहां एक ही है तो HBB ही बोल दिया, हबीबी बोल दिया भैया, यहां भी HBB बोल दिया। 2 ही जीन है तो मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट, एक टायर पंचर हो गया ठीक ठाक, थोड़ी आगे तक धक्का वक्का मार के ले जाएंगे, दोनों टायर पंचर हो गए, कबाड़ा ही हो जाएगा। तो यहां पर अगर एक जीन में दिक्कत है तो दिक्कत थोड़ी कम, दोनों जीन में दिक्कत है तो दिक्कत कंप्लीट। यह है आपका क्रोमोसोम नंबर 11। करेक्ट है। क्या लिख सकते हैं यहां पे? If one gene is mutated or deleted, thalassemia won't be severe. But more the genes are affected, more the genes are affected, more will be the severity. More will be the severity. करेक्ट। सिमिलरली यहां पर भी अगर जीन ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ जीन्स अफेक्टेड, ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन बना लेंगे बीच में कि नंबर ऑफ जीन्स अफेक्टेड, जितने जीन्स अफेक्ट हो रहे हैं,
नंबर ऑफ जीन अफेक्टेड विल बी प्रोपोर्शनल टू, जितने नंबर ऑफ जीन्स अफेक्ट हो रहे हैं विल बी प्रोपोर्शनल टू सिवेरिटी ऑफ डिजीज, उतनी खतरनाक आपकी क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। ये हमें यहां पर सीखने को मिलता है। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल ये हमें सीखने को मिलता है। तो एक तरफ आपके 4 जीन है, तो हमने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया 4 टायरों वाली, और एक तरफ आपके 2 जीन्स हैं, तो हमने बाइक का एग्जाम्पल लिया 2 टायरों वाली। अब अल्फा चेन अगर हेमोग्लोबिन की हैम्पर हो रही है, अफेक्ट्स अल्फा चेन सिंथेसिस, अगर अल्फा चेन ही कम बन रही है तो आपका अल्फा थैलेसीमिया, और यहां पर अफेक्ट्स बीटा चेन सिंथेसिस। बीटा चेन अगर कम बन रही है तो आपका बीटा थैलेसीमिया। यहां पर चेन्स कम बन रही हैं, यानी दिस इज अ क्वांटिटेटिव इशू। यहां पर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे सिकल सेल एनीमिया में, तो यहां पर आपका इसकी क्वालिटी पर फर्क पड़ रहा था। यहां पर इस प्रोटीन की क्वालिटी पर फर्क पड़ रहा था, राइट। तो यहां पर इस प्रकार की शेप क्यों आई, हेमोग्लोबिन पॉलीमराइजेस, पास पास आ जाता है पॉलीमराइज होकर, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, देयरफॉर सिकल शेप आ जाती है। तो यहां पर क्वालिटी का इशू था, लेकिन यहां पर बन ही कम रहा है आपका हेमोग्लोबिन, तो इट्स अ क्वांटिटेटिव इशू, इट्स अ क्वांटिटेटिव इशू, इट्स अ क्वांटिटेटिव इशू। करेक्ट है, करेक्ट है सर। तो हेमोग्लोबिन में एक जगह क्वालिटी में इशू आता है, एक जगह क्वांटिटी में, इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब थैलेसीमिया का इतना बड़ा थ्योरेटिकल आर्टिकल दिया हुआ है, लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स हमने बहुत आसानी से प्यार से डायग्रामेटिकली कवर कर लिए हैं, और सेम इसी तरीके से हमने कवर किया हमारी बुक मेडिजी में। तो अगर आपके पास मेडिजी आ गई है, जो कि ऑब्वियसली अभी कुछ टाइम में आपको मिल जाएगी, अगर आपने ऑर्डर कर दी है तो विद टाइम धीरे धीरे हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं, तो वहां पर नोट्स इतने प्यारे तरीके से बनाए गए हैं कि आप इलस्ट्रेटिवली चीजों को समझ सके और ध्यान रख सके। अब देखिए, ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, जस्ट लाइक एवरी अदर डिजीज जो कि हमने अभी पढ़ी है ना। यहां पर म्यूटेशन या डिलीशन हो सकती है आपके ऐसे जीन्स की जो ग्लोबिन चेन्स बना रहे होते हैं, अल्फा या बीटा, ठीक है। अब यहां पर भी आपका एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनेगा, तो वही आपके ब्लड रिलेटेड डिजीज हो जाएगी, आपका अनीमिया यहां हो जाएगा। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया 2 डिजीजेस होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन अल्फा चेन आप हैम्पर कर रहे हो या आपका बीटा। अब अल्फा और बीटा अगर आप देखेंगे, इसमें से अल्फा वाला जो है, इसमें पास पास 2 जीन्स पाए जाते हैं क्लोजली लिंक्ड, वो मैंने आपको समझाने के लिए दूर दूर बनाए हैं जिससे कि आपका डायग्राम हौच पौच ना हो। दीज आर वेरी लिंक्ड जीन्स। तो एक को हमने बोला HB यानी हीमोग्लोबिन अल्फा 1, और एक को हमने बोला HB यानी हीमोग्लोबिन अल्फा 2। अब एक क्रोमोसोम पे 2 हैं, HB1 और HB2, यानी HBA1 या HBA2। तो टोटल हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 16 कितने हैं, 2 क्रोमोसोम नंबर 16 है। तो 2 हो गए HBA1 जीन, 2 हो गए HBA2 जीन, टोटल 4 हमारे पास जीन हैं। जितने नंबर ऑफ जीन्स अफेक्ट होंगे उतनी ही खतरनाक ये बीमारी हो जाएगी। सिमिलरली बीटा थैलेसीमिया जो है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाई जाती है। अब यहां आपका एक ही जीन है, दैट इज HB यानी हीमोग्लोबिन B। तो एक क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक HBB जीन है, तो हमारे पास है हमारे डिप्लॉयड सेल में 2 क्रोमोसोम नंबर 11, तो 2 HBB जीन्स यहां मौजूद हैं। थैलेसीमिया अगर आप देखोगे तो ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यहां हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी ही कम बन रही है, जबकि सिकल सेल एनीमिया जो है ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम थी। यहां पर म्यूटेशन अगर हो जा रही थी जीन में, तो हेमोग्लोबिन ओवरऑल ही हैम्पर हो जा रहा था। करेक्ट, दैट वाज ड्यू टू म्यूटेशन। तो आपकी एक क्वालिटेटिव डिजीज थी, है ना। यहां पर भी म्यूटेशन होती है, लेकिन यहां पर म्यूटेशन की वजह से हेमोग्लोबिन बनता ही कम है।
है ना। तो इट्स अ क्वांटिटेटिव डिजीज, जबकि सिकल सेल अनीमिया में क्वालिटी खराब हो जा रही थी हीमोग्लोबिन की। अब क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स है इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें हमारे नोट्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, फिर भी देख लेते हैं कहीं कुछ छूटा तो नहीं। देखिए भाई, या तो एक आधा क्रोमोसोम कम है, या एक आधा क्रोमोसोम ज्यादा है, या क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट जो है यही खराब हो गई है, तब जाके हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिजीज हुई है। अगर आपकी क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट नहीं हो पा रही, जैसा मैंने आपको बताया था कि समझ लीजिए क्रोमोसोम नंबर 21 है, बाकी सारे क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए, अपोजिट पोल्स पे चले गए, है ना, अलग अलग डॉटर सेल्स में चले जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर 21 का पेयर चिपका रह गया, ये एक ही गैमेट में चला गया, तो दूसरे गैमेट में एक क्रोमोसोम कम है और एक गैमेट में एक क्रोमोसोम ज्यादा है। अब ये गैमेट जहां फ्यूज करेगा तो जो बच्चा बनेगा उसमें एक क्रोमोसोम कम आएगा, और ये गैमेट जहां फ्यूज करेगा वहां एक क्रोमोसोम ज्यादा आएगा। तो क्रोमेटिड जब सेपरेट नहीं हो पाती तो आपके एक दो क्रोमोसोम बढ़ या कम हो जाते हैं। किसी सेल में एक कम जा रहा है तो कम हो रहे हैं, किसी सेल में एक ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा हो रहे हैं, तो इसे एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। जहां मैंने एग्जाम्पल लिया था मोनोसोमी का, ट्राइसोमी का, नलीसोमी का, टेट्रासोमी का, जो हमें पता है। करेक्ट। जैसे डाउन सिंड्रोम को 21st ट्राइसोमी कहा जाता है, यहां क्रोमोसोम नंबर 21 की 2 की जगह 3 कॉपीज आ जाती हैं, इसीलिए नाम है ट्राइसोमी। करेक्ट। तो यहां क्या हुआ, आपका क्रोमोसोम नंबर 21 का पेयर इकट्ठा एक ही गैमेट में चला गया, तो उस गैमेट में 23 की जगह 24 क्रोमोसोम्स हो गए। 23 जो आपके होने चाहिए थे, हर क्रोमोसोम का एक एक सेट, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपके 22 तक, और एक आपका सेक्स क्रोमोसोम। यहां क्रोमोसोम नंबर 21 जो है ये 2 आ गए, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकेम 24। तो अब ये 24 क्रोमोसोम वाला गैमीट अगर किसी नॉर्मल 23 क्रोमोसोम वाले गैमीट से जुड़ेगा, ओवरऑल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 47, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। 21 क्रोमोसोम जो है इसकी 3 कॉपीज हो जाएंगी हमारे पास, जनरल जो 2 कॉपीज होनी चाहिए थी उससे एक ज्यादा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी, राइट। सिमिलरली कई केसेस में क्या हो जाता है, आपका फेलियर हो जाता है साइटोकाइनेसिस में, यानी कैरियोकाइनेसिस हो गई, आपका डीएनए का कंटेंट डबल हो चुका है, क्रोमोसोम्स जो है सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो अब ये जो सेल है इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पाए जा रहे हैं, पूरा सेट बढ़ चुका है, तो इसको क्या कहा जाता है, पॉलीप्लॉइडी। पॉली मतलब मैनी, तो काफी सेट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स में ऐसे केसेस में सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही मान लीजिए। लेकिन अगर प्लांट में आप देखें तो मैंने आपको बताया था जो हम वीट खाते हैं दैट इज जनरली हेक्साप्लॉइड वीट, यानी उसको होना चाहिए डिप्लॉइड, क्योंकि हमें पता है एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं आपके, यूजुअली डिप्लॉइड होते हैं। यहां पॉलीप्लॉइडी वाले केसेस भी चल जाते हैं। हम जनरली जो वीट कंज्यूम करते हैं वो 6N होता है 2N की जगह। करेक्ट। यहां पर हमें पता है भैया 22 पेयर जो है, यानी 44 जो क्रोमोसोम है इनको ऑटोसोम कहा जाता है, और एक पेयर जो है इसे हम एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इट कैन बी XX इन फीमेल, इट कैन बी XY इन मेल, ये बात हमको पता थी, है ना। करेक्ट है। अब हम लोगों को एक एक करके इन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है, यहां पर क्या क्या हुआ, आराम से देखिएगा। यहां पर मेन मेन बातें ही आपको समझनी होती हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है it was firstly elaborated by लैंगडन डाउन साहब, बाय लैंगडन डाउन। करेक्ट। लैंगडन डाउन साहब ने इसके बारे में हमको बताया। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी। 21st ट्राइसोमी इसको कहा जाता है, यानी 3 कॉपीज हैं यहां पर, 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 are present rather than 2 copies।
रेदर देन 2 कॉपीज। करेक्ट है, दिस इज 21st ट्राइसोमी। अब यहां पर बच्चे के साथ क्या क्या हो जाता है? एक क्रोमोसोम ज्यादा आ गया है सर, ये तो फायदे की बात है। नहीं भाई, ऐसे अगर फायदा होता तो हम लोग तो पॉलीप्लॉइड ही बना लेते, है ना। हम लोग कैरियोकाइनेसिस कराने के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं कराते, और हम लोग गैमेट से जानबूझ के ऐसे तैयार करा लेते और कुछ टेस्ट करके देख लेते जहां बहुत अच्छे क्रोमोसोम्स आए, है ना, सारे क्रोमोसोम डबल डबल हो जाए तो इंसान डबल शक्तिशाली हो जाए, डबल लंबा हो जाए, डबल दिमाग आ जाए। ऐसा नहीं होता। एक क्रोमोसोम यहां पर एक्स्ट्रा आ गया है जिसकी वजह से बच्चे का जीना दुश्वार हो जाता है। यहां पर बच्चे के जो हाथ है, यहां एक कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज बन जाती है ना। क्रीज का मतलब क्या होता है? जैसे चद्दर इकट्ठी हो जाती है ना, तो उस पर क्रीज बन जाती है। जब प्रेस करते हैं चद्दर को तो एकदम प्लेन रहती है, सपाट रहती है। जब चद्दर उजड़ जाती है, पूरा दिन जब भाई उस पर पढ़ाई करके उठते हैं तो चद्दर ऐसी सिकुड़ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, दैट इज क्रीज्ड, है ना। शर्ट पे भी क्रीज पड़ जाती है जब अच्छे से इस्त्री नहीं की हुई होती तो। बच्चे का हाथ मुड़ा रहता है। अब हम अपने हाथ को खोलते हैं और जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि जहां जहां हमारे हाथ की रेखाएं हैं ना, यहां यहां से हमारा हाथ मुड़ा है ना। इसीलिए रेखाएं बनती हैं बेसिकली। हम हमेशा अपने हाथ को सीधा तो रखते नहीं हैं, हम अपने हाथ को मोड़ते हैं। पैदा हुए होते हैं तभी से हम अपने हाथ को मोड़ते हैं, इसी वजह से छोटी छोटी कुछ डीप रेखाएं बनती हैं जहां जहां से हमारा हाथ मुड़ता है। करेक्ट है। अब इन बच्चों के हाथ यूजुअली ऐसे ही रहते हैं, बहुत ज्यादा खुलते नहीं है ना। बहुत कम हाथ खोलने की वजह से इनकी जो पाम क्रीज है वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, यानी बहुत डीप पाम क्रीज मिलेगी हमारे हाथ की रेखाओं की कंपैरिजन में। इनकी बहुत डीप रेखाएं आपको मिलेंगी। इनकी टंग जो है वो भी मुड़ी हुई होती है, तो इट इज ऑल्सो फरोड, उस पर भी एक कैरेक्टरिस्टिक टंग क्रीज मिलेगी, यानी वहां पर भी आपकी एक रेखा मिलेगी। इसके अलावा ये जो बच्चे होते हैं मेंटली रिटार्डेड होते हैं, एंड इनको साइकोमोटर इलनेस भी होती है, यानी ये मेंटल, फिजिकल और साइकोमोटर तीनों चीजों को एकदम कपल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट तो यू आर एनालाइजिंग कि बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी दूर से आ रही है, बॉल का साइज क्या है, देन यू मेक अ जजमेंट, देन आप हाथ की एक पर्टिकुलर शेप बनाते हो एंड यू कैच द बॉल। अगर आप इनकी तरफ बॉल उछालोगे तो ये उस बॉल को कैच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेंटल इतना एक्यूमन नहीं है कि पता लगा पाए पहले तो स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर पाए। दूसरी चीज, फिजिकली इतना फास्ट नहीं है हमारे जितने कि अगर कैलकुलेट कर भी लिया तो उसकी तरफ हाथ बढ़ा पाए। एंड समटाइम्स व्हाइल कैचिंग द बॉल यू नीड टू गो टुवर्ड्स द बॉल, या आपको आगे या जाना है या आपको पीछे जाना है, आपको बॉल की दिशा में मूव करना है सो दैट यू कैन कैच द बॉल वेरी फास्ट। यहां पर ये साइकोमोटर, यानी मोटर मतलब चलना, है ना। मोटर क्या? मोटर गाड़ी से चलते हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना। मोटर का मतलब होता है चलना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। तो ये लोकोमोशन भी नहीं दिखा पाते उसके अकॉर्डिंग, इसीलिए आम बच्चों जैसा जीवन नहीं बिता पाते। जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, चपटा फेस होता है, मुंह खुला रहता है, मुंह से सलाइवा टपकता रहता है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, है ना, आंखें ज्यादातर टाइम खुली रहती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो जाती है, यानी हृदय रोग होने के चांसेस इनमें अच्छे खासे होते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। इतना बुरा हाल सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने की वजह से। करेक्ट। आराम से देखिए क्या क्या है। यहां पर है कैरेक्टरिस्टिक, एक साथ लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पाम एंड टंग क्रीज। करेक्ट। ब्रॉड फ्लैट फेस। करेक्ट। ओपन माउथ, जिसमें सलाइवा कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है। शॉर्ट स्टेचर्ड, हाइट भी छोटी हो सकती है। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज।
कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और क्या क्या हो जाएगा, लेस इंटीग्रेशन इन फिजिकल, मेंटल एंड साइकोमोटर वर्क। इंटीग्रेशन में हेल्प इनको नहीं मिल पाती, इसीलिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इनकी पुअर हो जाती है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं, बट दीज आर द कोर थिंग्स। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे भैया, 46 होने चाहिए, लेकिन यहां पर 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज हैं, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए भैया, नॉर्मल जितने होने चाहिए थे उससे एक ज्यादा हो गया। तो कितने क्रोमोसोम हो गए टोटल, 47 क्रोमोसोम हो गए, 46 की जगह ये यहां पर क्रोमोसोमल नंबर में भी चेंज आया। दिस इज डाउन्स सिंड्रोम। अगला है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। होता किस में है, मेल में होता है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपका मेल में होता है। और यहां पर होता क्या है भैया, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है आपका मेल में। तो 44 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम्स थे, अब एक्स वाई होता है मेल में, इसकी जगह एक्स एक्स वाई आ जाता है, यानी एक एक्स बढ़ गया। और एक्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल, एक्स क्रोमोसोम फीमेल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये जब बैलेंस्ड हो एक्स और वाई तो अच्छा है, लेकिन अब फीमेल क्रोमोसोम मेल वाले पे हैवी हो चुके हैं, तो इंक्रीज हो जाती है यहां फीमेलनेस, इंक्रीज हो जाती है यहां फीमेलनेस। फॉर एग्जाम्पल मेल जो है इसकी ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगी, आदमी जैसा ही होगा पूरा, लेकिन ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर इस कंडीशन को कहा जाता है गायनेकोमेस्टिया। वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है गायनेकोमेशिया, बट आप गायनेकोमस्टिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर यहां प्रोनाउंसिएशन के नहीं है ना। तो यहां पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप देखें तो इंक्रीज होते हैं यहां पर फीमेल कैरेक्टर, फेमिनाइन कैरेक्टर, तो मेल कैरेक्टर थोड़े से घट जाते हैं, तो मेल बिकम्स स्टेराइल। ये आपके रिप्रोडक्टिव नहीं रहते, स्टेरिलिटी इनके अंदर आ जाती है, स्टेराइल हो जाते हैं, ये आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। राइट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की यहां पर कमी हो जाती है, तो दे बिकम स्टेराइल। गायनेकोमेशिया की कंडीशन आ जाती है यहां पे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है ना। ओवरऑल मस्कुलर डेवलपमेंट होती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा मेल ही है, बहुत गौर से आप देखोगे तो आपको फीमेलनेस का पता लगेगा। लेकिन आजकल ये जो कंडीशन है ये फैट की वजह से भी काफी कॉमन हो जाती है। राइट, अगर कोई इंसान है वो फैटी है तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर जो बल्ज पार्ट्स हैं वो दिखने स्टार्ट होंगे, बट दैट इज जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ गायनेकोमेशिया। ये बहुत अलग स्टेट है ना। अगर कोई फैट है देन वो स्टेराइल नहीं है, लेकिन अगर आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट ड्यू टू गायनेकोमेशिया है तो आप स्टेराइल हो जाओगे। राइट, क्योंकि मोटापा अलग अलग वजह से आ सकता है, जिसकी वजह से हमको ये जो अपर बॉडी पार्ट है ये थोड़ा सा ज्यादा फैट दिख सकता है। बट यहां पर वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि यहां पर स्टेरिलिटी भी आएगी। सो अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तभी आपकी स्टेरिलिटी आएगी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके यहां पर कम हो जाएंगे। राइट, मेलनेस आपकी कम हो जाएगी। दिस इज लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टोटल क्रोमोसोम कितने हुए, 44 प्लस XXY, टोटल क्रोमोसोम कितने हुए, 47 क्रोमोसोम्स हो गए टोटल। हाँ सर हो गए, जस्ट लाइक डाउन सिंड्रोम, इसमें भी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। टर्नर सिंड्रोम इज द लास्ट सिंड्रोम जिसे हम फीमेल में देखते हैं। तो ये एक फीमेल में होने वाली प्रॉब्लम है, जहां पर 44 क्रोमोसोम्स आपके नॉर्मल हैं, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम यहां पर कम हो गया। और मैंने आपको बताया था एक्स क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल, तो यहां पर आपकी फीमेलनेस कम हो गई।
यहां पर आपकी फीमेलनेस कम हो गई, लास्ट केस में मेलनेस आपकी कम हो गई थी, यहां फीमेलनेस कम हो गई, यहां फीमेल कम फीमेल हुई है, तो इसके फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स घट जाएंगे, बिल्कुल घट जाएंगे। यहां पर आपकी रूडिमेंट्री हो जाएंगी, ओवरी किसी काम की नहीं रहेंगी। और ओवरी आपको पता है अच्छे तरीके से भाई, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, आपके सेक्स हार्मोन्स बनाने के लिए ओवरी ही रिस्पॉन्सिबल है। तो रूडिमेंट्री ओवरी अगर हो जाएंगी तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके हैम्पर हो जाएंगे। और अगर ये हैम्पर हो गए मेरे भाई, तो यहां पर फीमेल भी कैसी हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी। ये आपको देखने को मिला। ओवरऑल यहां पर एक क्रोमोसोम आपका कम हुआ है, 44 प्लस एक्स, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 45 क्रोमोसोम हो गए। यानी डाउन सिंड्रोम में, लाइनफेंटल सिंड्रोम में 47, जबकि यहां पर 45 क्रोमोसोम ही आपको देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी में चल के समझते हैं कि क्या क्या हुआ है अभी तक। डाउन सिंड्रोम में देखिए, लैंगडन डाउन साहब ने 1866 में नोट्स में ऐड कर सकते हैं, इस बीमारी के बारे में हमें बताया, विच इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, यानी 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज यहां मिलेंगी। बच्चा छोटा होगा हाइट में, शॉर्ट स्टैचर्ड होगा, स्मॉल राउंड आपका हेड होगा, हेड राउंड होगा, फ्लैट फेस होगा, है ना, सिर गोल है लेकिन मुंह आपका चपटा है ना। देखिए फ्लैट फेस, कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लैट फेस यहीं लिख देते हैं, फ्लैट फेस लेकिन राउंड हेड। फेस मतलब हिंदी में बोले तो चेहरा, हेड बोले तो सिर, तो ये गोल है लेकिन ये चपटा है, करेक्ट। बिग और रिंकल्ड टंग होगी, यानी फरोड टंग होगी। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, हृदय रोग के चांसेस होंगे। कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, हाथ मुड़ा हुआ रहेगा तो ऐसा लगेगा भाई पाम पे बहुत बड़ी क्रीज है ना। और फिंगर्स भी आपकी मुड़ी हुई रहेंगी, तो वही सेम फिंगर लूप्स भी आपके बने रहेंगे। फरोड टंग है, पार्शली ओपन माउथ है, खुला रहता है जिससे आपका सलाइवा गिरता रहता है। कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल इलनेस हो जाएगी, तीनों चीजों में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। यहां देखिए सारे के सारे क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है हमारे पास, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 3 आ गए, 1 2 3, है ना। यहां पे थोड़ा सा 21 को हाईलाइट करने के लिए बीच में दे रखा है, करेक्ट। यहां आपको 3 सेट दिखाई दे रहे हैं, बाकी हर जगह आप देखोगे 2 सेट है, 2 सेट है, 2 सेट है, 2 सेट है, यहां 3 सेट है, करेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमिक कंडीशन। लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, यहां पे एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है मेल में, तो ये आपका फीमेल जैसा बिहेव करने लग जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है ब्रेस्ट की, कॉल्ड गायनेकोमेशिया, और मेल हो जाता है स्टेराइल, है ना। यहां पर देखिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई, आदमी पतला है लेकिन फिर भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छी खासी है। फीमेल अगर आप देखें तो 45 क्रोमोसोम टोटल होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है तो फीमेलनेस की कमी हो जाती है, ओवरीज आपकी रूडिमेंट्री हो जाती हैं, काम की नहीं रहती, यानी स्टेराइल हो जाती है ना। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी आपके कम हो जाते हैं, जिस वजह से फीमेल स्टेराइल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज टर्नर्स सिंड्रोम। यह था हमारा कंप्लीट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। खूब सवाल आपको यहां से आते हुए दिखेंगे। एक बार देख लेते हैं किस प्रकार के सवाल इस सेशन से बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। भाई सेक्स लिंक्ड रिसेसिव 2 थी आपकी, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया, और डोमिनेंट जो पेडिग्री के चार्ट में हमने देखी थी वो थी आपकी मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। और देख लेते हैं भैया यहां पर, तो हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस तो आपकी क्या थी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव थी। ऑटोसोमल रिसेसिव दोनों ही हो जाएंगी 1 और 3। फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया दोनों ही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। तो यहां पर HbS वाज द रिसेसिव अलील एंड HbA वाज द डोमिनेंट अलील, यानी बीमारी होगी सिर्फ HbS वाले केस में। तो HbS वाला एक ही केस है, यहां A की वजह से डोमिनेंस आ गई, यहां दोनों A हैं तो डोमिनेंस आ गई, ये दोनों ही आपके सेफ रहेंगे। तो HbS वाली बीमारी सिर्फ कॉज होगी, फर्स्ट वाला कैरियर हो जाएगा, बीमार नहीं होगा। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ
सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन एकदम करेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलिन बाय ग्लूटामिक एसिड गलत हो गया। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट 6th पोजीशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन गलत हो गया। यहां भी अल्फा ग्लोबिन चेन गलत हो गया। बीटा ग्लोबिन चेन ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पहले ही हमें सही मिल गया था। डाउन सिंड्रोम में क्या है भैया? प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 एकदम करेक्ट है, इसीलिए इसको 21st ट्राइसोमी बोला। लाइनफेल्टर सिंड्रोम अकर्स इन मेल में बीमारी होती है, फीमेल में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम आपका होता है। Which type of thalassemia is controlled by two closely linked genes on chromosome 16? क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो क्लोजली लिंक्ड जीन है पास ये आपके HbA1 एंड HbA2 ये आपका अल्फा थैलेसीमिया कॉज करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 11 पे HBB जीन जो है वो बीटा थैलेसीमिया कॉज करता है। लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या कंडीशन आएगी भैया? 44 प्लस XXY, एक X एक्स्ट्रा आ जाता है मेल में। 44 प्लस XXY, एक X एक्स्ट्रा आ जाता है मेल में। ये आपने देखा भैया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है ना। अगर मेडिजी आपने ऑर्डर कर दी है तो उससे नोट्स पढ़ लीजिएगा, है ना। नोट्स फ्रॉम मेडिजी या NCERT या मेरे जो हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, ये जो आपको अच्छा लगे। पंच सॉल्व कर लीजिएगा, पंच है तो, अदरवाइज DPP सॉल्व कर लीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना। और मैंने एक टॉपिक कराया था यहां पे म्यूटेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे तरीके से करा दिया है। ये सेम म्यूटेशन टॉपिक आपका रिपीट होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इस म्यूटेशन टॉपिक को आपको रिवाइज कर लेना है। जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ाऊं तो कोई ये ना बोले कि आए बैंगन ये क्या हो गया है सर। तो आपको थोड़ा सा म्यूटेशन पढ़ लेना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, रिवाइज करके आ जाना, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस का म्यूटेशन पार्ट मैंने पहले ही यहां पर करा दिया है, जिससे हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है वो प्यार से निकल सके। कुछ कुछ टॉपिक्स को हमने पहले ही छेड़ दिया है। बहुत डिटेल में, बहुत आराम से हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस को कर रहे होंगे, जस्ट लाइक वी हैव डिड ऑल द चैप्टर्स। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, जो कि शायद आपको लेक्चर के दौरान लगा होगा, नहीं भी लगा तो इट्स कंप्लीटली फाइन एंड इट्स वेरी गुड कि उस चीज़ को सामने नहीं आने दिया। थोड़ा बहुत कहीं ऊक चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि कई बार एनर्जी मिल नहीं पाती है चीज़ों में। बहुत हम लोगों को एफर्ट मारने पड़ते हैं कि हालात जो है वो सामने ना आए। तो आई होप आई डिड जस्टिस विद दिस लेक्चर। थोड़ा बहुत कोई चीज़ 19-20 रही हो, कहीं एनर्जी अगर थोड़ी लो हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में इस एनर्जी को कंपनसेट कर रहे होंगे। आई एम रिकवरिंग एट अ गुड पेस, तो आई होप कि अगले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे आपको एनर्जेटिक दिखाई दे रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा हाई यील्ड चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग शुरू कर रहे होंगे, जिसके बाद का सिलेबस काफ़ी छोटा है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूरी की पूरी बॉटनी का सबसे छोटा चैप्टर है। बायोडाइवर्सिटी बहुत छोटा चैप्टर है। इकोसिस्टम का आधा पार्ट उड़ा दिया है अभी NTA-NMC ने, तो वो काफ़ी छोटा चैप्टर बचा हुआ है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपका ऑर्गेनिज्म का पार्ट NCERT से गायब कर दिया है, लेकिन नीट के सिलेबस में है, तो वो थोड़ा एक अच्छा बड़ा चैप्टर बनता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये सारे के सारे चैप्टर्स कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं as compared to sexual reproduction of flowering plants, as compared to principles of inheritance and variation, molecular base of inheritance। इनमें अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डेटा है और बहुत बड़े कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। आगे के चैप्टर बहुत आसान है, तो बहुत मज़े से आपको समझ में आ रहे होंगे और बहुत जल्दी जल्दी भी कंप्लीट हो रहे होंगे। मेन टाइम अब हमारा लगेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी पेस अप हो जाएंगी। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ आपसे कल नए सेशन के साथ। थैंक यू।